हेलो एंड वेलकम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस वक्त दिल्ली में हैं और 2 रोज़ा दौरा था उनका। और इस दौरान जो सबसे एक अच्छी खबर आई है वो तो ये है कि 30 दिन का वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो इंडिया में रशियंस को मिलेगी। और इसके साथ साथ एक और ख़बर ये भी है कि कुछ ख़रीदारी भी होगी। अब देखना ये है कि पुतिन साहब क्या बेचते हैं हमें और हम उनको क्या बेचते हैं, यानी वो क्या सामान लाए हैं हमारे देश को बेचने के लिए और हम उनको क्या यहाँ से ऑफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके स्ट्रेटेजिक जो पहलू है उसके ऊपर भी बहुत ज़रूरी है कि गौर और फिक्र किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका तो खुडेला लग गया है। बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी से, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप सर? सर राम राम सर, कैसे हैं आप? हम बस सब प्रभु की इच्छा है। आप बताइए सर, आप बस बहुत देख। हैंडसम लग रहे हैं। सबसे पहली बात तो यू लुकिंग थैंक यू, हैंडसम बाय डे। थैंक आई यू। होप कि मेरी नजर ना लगे आपको। बड़ी मेहरबानी। बस जी जी ऐसे ही जी चल रहा है। सर। तो सर मैंने सुना आपका जो प्रारंभिक आपकी जो ये थी विवेचना थी, और उससे मैं सहमत करता भी हूँ। जो रशिया और इंडिया मित्रता है, ये मित्रता देखिए कोई दो देशों के बीच की सिर्फ नहीं है। ये दो समाजों के बीच का है, दो सिविलाइजेशंस के बीच का है, दो ऐसे लोगों के बीच का है जिनको कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वेस्ट ने डीवल बना के रखा था। प्रधानमंत्री मोदी इज नो डार्लिंग ऑफ द वेस्टर्न मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी को इस वेस्ट ने जितनी गालियां दी हैं और जितना उनके अगेंस्ट में स्मीयर कैंपेन चलाया है, उतना तो किसी के अगेंस्ट में नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी का कलेजा स्टील का है कि इस तरीके की स्मीयर कैंपेन के बाद अक्रॉस द ग्लोब वो व्यक्ति उतना ही निखर करके आए। शायद ये उनकी ईश्वर की विशेष कृपा उनके ऊपर रही है, वरना बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचिए, यदि न्यूयॉर्क टाइम्स अपना वो कोरेस्पॉन्डेंट का एडवर्टीजमेंट निकाले कि इन ऑर्डर टू बी क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन you must have a visceral hatred for the प्रधानमंत्री मोदी। I mean, this is something ridiculous। उसी तरीके से वेस्ट का दूसरा जो विलेन रहा है, उनका नाम है राष्ट्रपति पुतिन। वेस्ट की डबल स्टैंडर्ड इतनी ज्यादा है कि ये अपने अलावा किसी को समझते ही नहीं है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे देख लें कि वेस्ट ने दुनिया को ह्यूमन राइट्स का पार्ट पढ़ाना शुरू कर दिया है, अपना रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट। अरे भाई, जो तुम्हारा रिलीजन है और जो हमारा रिलीजन है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे रिलीजन में कभी कहा ही नहीं गया कि कोई गलत है। ये तो तुम्हारा रिलीजन है कि भगवान गलत होते हैं किसी के। मुझे तो आज तक ये बात ही नहीं समझ में आई साला कि कोई भगवान कैसे गलत हो सकता है। ये तो मेरे बियॉन्ड आज तक बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग है। तो पॉइंट ये कि आपकी जो समस्या है वो हमारी समस्या। आपको चाहिए रिलीजियस टॉलरेंस। भाई, हमारे जो पुरखे थे वो इतने समझदार थे, उन्होंने शुरू में ही लिख दिया था कि भाई एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, कि सत्य एक है, विद्वान जन उसको विविध प्रकार से बताते हैं। तो इतनी समझदारी हमारे यहाँ थी। तो पॉइंट ये कि आप हमें आकर के लगते हो ना, आप हमारे रिलीजन को समझते हो ना हमारे धार्मिक संस्कार को समझते हो। आप ह्यूमन राइट्स का आपने ये नया सोचा छोड़ दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सोचा छोड़ दिया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे क्या हम ऐसे रिलीजन को अलाउ कर दे जो हमें खा जाए, जो हमारी परंपरा हमारी संस्कृति को खत्म कर दें? क्या ये अलाउ किया जा सकता है? ये तो अजीब सी बात है ना। और अगर ये नहीं किया जा सकता तो भारत में सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप नहीं, भगवान मानो। वैसे भी भारत में वाहिद भारत कंट्री है जहां माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को होस्टेज किया हुआ है रिलीजन के नाम पे और ह्यूमन राइट्स के नाम पे। आप देखें ना इतिहास हमारा हिंदुस्तान का। तो इतनी बढ़िया बात आपने कही है कि इससे बढ़िया उसमें कहा ही नहीं जा सकता। डरता है यहाँ का भाई। वो अगर अब कह दे कि मैं बहुत अपने धर्म के ऊपर गर्व महसूस करता हूं, तो दूसरे लाइन में उसको जोड़ना पड़ता है। हम लेकिन किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते। अरे भाई क्यों? कोई ये कहता है कि हम प्राउड क्रिश्चियन, उसके बाद वो बोले कि लेकिन हम किसी को तो कहता है कि हिंदुइज्म के वो गलत है। आप देख लें, अभी वेस्ट अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था, तो क्या यहाँ वहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा विवेक रामास्वामी से कि तुम जिस गॉड की पूजा करते हो वो डीवल है, बेसिकली वो फेक गॉड है? ये क्वेश्चन तो विवेक रामास्वामी से पूछा ही गया था। क्या आप यहाँ पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन किसी से? माइनॉरिटी से क्या वहां पे हिंदू माइनॉरिटी नहीं है?
क्या माइनॉरिटी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए? क्या हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी होने का मतलब है आपके पास लाइसेंस है, मेजॉरिटी को आप पीट दें। खैर, एक वो तो ये वेस्टर्न जो है ना, ये वेस्टर्न तुमने रिलीजन के नाम पे आके यहाँ बवाल मचाया और हमें तुम बता रहे हो। तुमने जो कॉन्स्टिट्यूशन, आप जरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उठा के पढ़िए सर। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की स्टडी की है, पांचों जो चारों कह लें 1909 वाले से लेकर के 1935 तक, सब में इन्होंने इंडिया को क्रिश्चियन कंट्री बना के रखा। आपको पता है सर? इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इन्होंने चर्च की स्थापना करी थी, एक्लेस्टिकल चर्च की, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड है। उसी तरीके का चर्च, एक्लेस्टिकल चर्च यहाँ पे क्या था, और चैपलिन की व्यवस्था की थी, और उसका खर्चा भारत के टैक्स पेयर देता था। तुम हमको रिलीजन सिखा रहे हो भारत का जो, इसीलिए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाके देखें, अमेरिकन जब अपने गए, ये जब ये दूसरे देश में अपने लिए सिविलाइजेशन बनाया, तो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि वी द स्टेट शैल नॉट एस्टैब्लिश एनी रिलीजन। अगर तुम जो अमेरिकन कर रहे थे अपने लिए अमेरिका में जाकर के, बेसिकली यूरोपियंस कर रहे थे अमेरिका में जाकर के, जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1765 में, उन्होंने लिखा बिल ऑफ अमेंडमेंट के बाद कि स्टेट शैल नॉट एस्टैब्लिश रिलीजन, तो तुमने ये 1909 के और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्यों लिख दिया कि देयर शैल बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्लेस्टिकल चर्च इन इंडिया? इंडियंस इतने पागल हैं कई बार। देखिए, मुगल आए, उन्होंने इसको इस्लामिक बना दिया, यूरोपियंस आए, उन्होंने इसको क्रिश्चियन बनाने का प्रयास किया। ये इंडियन इतने पागल है कि जब इनको मौका मिल रहा है तो ये कह रहे हैं जी हम सेक्युलर है, जी हमारी कोई पहचान नहीं है। अजीब ही लोग हैं ये। चलिए, वो सही है आपकी बात। इस बैकग्राउंड में आप प्यूटन साहब आ गए, और प्यूटन और मोदी जी दोनों जो है, देखिए मैं वही कह रहा था कि मोदी साहब को जिस तरीके से विलीफाई किया गया सर वेस्ट में, उसको दुश्मन बताया गया, तो ये ऐसे लोगों की दोस्ती है जो वेस्ट को ये दिखा रहा है कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि कौन लीडर है और कौन नहीं है। रशिया और भारत के 1947 के बाद जब वेस्ट ने हमें चूज करके 0.2% की वर्ल्ड जीडीपी बना के छोड़ दिया था, भुखमरी पे लाके खड़ा कर दिया था उस इकोनॉमिक्स को, जो कि 17वीं और 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या उसके पहले 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होता था, उसको तुमने घटा के 0.2 जीडीपी पे ला दिया, और तुम उसके बाद ये कहते हो कि इंडिया का ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कॉमन लॉ है। हाउ डेयर यू से दैट? जब तुम्हारे बाप दादाओं को ये पता नहीं था कि कैसे इकोनॉमिक्स का ही क्या होता है, तब से हमारे यहाँ ट्रेड चल रहे थे और किताबें लिखी जा रही थी। तो आज तुम मैकियावेली की बात करते हो, और कब अर्थशास्त्र लिख दिया था चाणक्य ने, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जब शायद यूरोपियंस को पढ़ना लिखना नहीं आता था। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मित्रता है ना, ये है कि वेस्ट नहीं चलाएगा डिक्टेट, वेस्ट नहीं बताएगा कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है, और कौन हीरो है विश्व का और कौन विलेन है विश्व का, कौन जो है इसमें खलनायक है। तो ये है, आप देखिए भारत हम लोग जब ना, मेरे मौसा जो थे, जब मैं बच्चा था, तो बोकारो कहर के बिहार, अब तो झारखंड हो गया, एक शहर हुआ करता था, वहां हम लोग हर साल जाते थे, क्योंकि मौसी रहती थी वहां पे। और वहां पे जो हमने बोकारो स्टील प्लांट था, तो मेरे मौसा हम लोग को ना अपने रशियन फ्रेंड्स के घर एक बार लेके गए, जो रशियंस आए थे, जिन्होंने बोकारो स्टील प्लांट बनाने में भारत की मदद की थी। भारत में जो पहले 1-2 स्टील प्लांट लगाए गए, वो रशियंस ने लगवाए। अभी ये जो कोडाकुलम, आज जो पुतिन साहब ने बोला भी है कि हम आपको जो है छोटी न्यूक्लियर एनर्जी वाले जो प्लांट हैं, उसकी टेक्नोलॉजी हम आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप देखें कि जब हमारे यहाँ पे ये क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहे थे हमारे नंबी नारायण साहब, जो कि इसरो के बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे, और वो विकास इंजन को जब डेवलप कर रहे थे, तो उस दौरान रशिया ने कहा कि आप हमसे क्रायोजेनिक इंजन ले लीजिए, और वेस्ट को ये बात पसंद नहीं आई थी। आपको सब पता नहीं होगा, अगर नहीं है तो आप जाके एक मूवी देख लीजिए, वो आर माधवन साहब ने बनाया है, नंबी करके, उस रॉकेटरी उस पिक्चर का नाम है। उसमें आपको दिखाया गया कि कैसे वेस्ट ने साजिश करके इंडिया के सबसे टॉप ब्रेन को उन्होंने जो है फंसवा दिया उसमें कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है, और 10 साल उस आदमी के बर्बाद कर दिए। वो 10 साल साइंटिफिक रिसर्च में बहुत वैल्यू रखता है। भारत का पूरा क्रायोजेनिक इंजन और ये जो विकास इंजन का डेवलपमेंट था, वो 10-15 साल पीछे वेस्ट ने करवा दिया। इस तरीके से वेस्ट ने हमारे साथ किया, और हम और हमें जो दे रहा था वो देश कौन था? वो रशिया था। हमारी हर चीज में मदद किया। आप सोचिए, जब गोवा में
हमने गोवा में पुलिस एक्शन करके गोवा में अपने अंदर गोवा को अपने अंदर ले लिया भारत में, क्योंकि गोवा के लोग कह रहे थे हम भारतीय हम कब तक रहेंगे पुर्तगाल के साथ। 1947 में तो ब्रिटेन कम से कम इतना तो सभ्य था कि ब्रिटेन ने ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया, गोवा से तो हमें छीनना पड़ा, और गोवा ने आज तक ट्रांसफर ऑफ पावर लेजिटिमेट तरीके से नहीं करा, वी हैव टू टेक इट बैक बाय फोर्स। और जब हमने लिया तो उसके बाद आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने सेशन बुला करके ये कहा कि भारत ने यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की है, भारत के यूएन चार्टर को तोड़ा है, आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूज ऑफ फोर्स करके अपनी टेरिटरी वापस लेना यूज ऑफ फोर्स है। कैन यू इमेजिन सर, सेल्फ डिफेंस क्या होता है फिर? तो मेरे कहने का मतलब है कि वेस्ट ने हमेशा डबल स्टैंडर्ड दिखाया, हमेशा। दे हेट इंडिया। उन्होंने अपनी स्कूल की किताबों में भारत के प्रति, भारत के धर्म के प्रति, भारत के सिविलाइजेशन के प्रति सिर्फ विष फैलाया है। मैं जब जर्मनी में था तो मेरी एक बहुत अच्छी महिला मित्र थी, तो हम लोग बैठे हुए थे पार्क में, तो उन्होंने बताया कास्ट सिस्टम के बारे में। मैंने कहा कि तुमने पढ़ा है क्या वेद और ये सब? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा फिर तुम्हें कास्ट सिस्टम कैसे? उन्होंने कहा हमारे स्कूल की किताबों में बताया था कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी, और इस तरीके से बताया कि सबको कोड होता है और ये होता है, वो अनटचेबल्स होते हैं, और भारत का बहुत ही, अरे यार तुम कम से कम पढ़ के तो बताते। तो जितना विलिफाई इन्होंने किया है, हिंदू फोबिया इज अ रियलिटी विच एग्जिस्ट इन द वेस्ट, बट रशिया इज द वन जो कि हिंदू फोबिया को नहीं प्रमोट करता। आज राष्ट्रपति पुतिन ने, जो खुद आर्डेंट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से रशियन भाषा में गीता एक्सेप्ट की है। देखिए ये कोई मामूली इंसिडेंट नहीं है। आपको पता है सर कि रशियन कोर्ट ने एक बार गीता को वायलेंट बुक कह के बैन कर दिया था। रशिया की कोर्ट ने, वहां पे चूंकि जो रिलीजियस क्रिश्चियंस थे, चूंकि वहां पे इस्कॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मैं कई रशियन से मिला हूं जो अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करते हैं, उनका रिलीजन के कॉलम में वो हिंदू लिखते हैं। आई नो मेनी ऑफ सच रशियंस। तो वो जो थे कुछ मिशनरीज ने वहां पे इस्कॉन को बैन करने के लिए कोर्ट में कह दिया कि गीता जो है वो वॉयलेंस प्रीच करती है, क्योंकि गीता में तो महाभारत का वो धर्म युद्ध की बात है, तो उन्होंने कहा ये वॉयलेंस प्रीच करती है, ये वॉयलेंट किताब है, और वहां की जो कोर्ट थी उसने उसको बैन भी किया। लेकिन आज राष्ट्रपति पुतिन ने, आप सोचिए कितना बड़ा वो जेस्चर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से रशियन भाषा में अनुवादित गीता को एक्सेप्ट किया। It's not simply symbolic, sir. It will send a tremor wave, जिसको कह लीजिए, across Russia. जो लोग इस्कॉन के प्रति विमनस्यता रखते थे, क्योंकि पुतिन साहब से बड़ा तो कोई नहीं, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये इट्स अ फ्रेंडशिप ऑफ मिलेनिया। रशिया इज हियर टू स्टे फॉरएवर, एंड इंडिया हैज बीन हियर फॉरएवर, एंड इंडिया विल रिमेन हियर फॉरएवर। और इसमें यदि जो देखिए, अगर वेस्ट ने इंडिया को कॉलोनाइज किया और इंडोचाइना और इधर इंडोनेशिया को कॉलोनाइज किया, तो रशियंस वो हैं जिन्होंने सेंट्रल एशिया को कॉलोनाइज किया। क्योंकि लड़ाके तो आपको भी पता है सर, वो वेस्ट वो सेंट्रल एशियन ही है। तो जो लड़ाकों को जीते, तुर्कों ने दुनिया को जीता, और तुर्कों को जीतने का काम जिस शक्ति ने किया है उसका नाम है रूसलैंड, या जिसको हम कहते हैं रशिया। तो वो योद्धा ना जी। तो अभी क्या खरीदारी होगी? मतलब है कि एक तो आपने बताया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी कुछ शोबों में, तो हम क्या दे रहे हैं उनको, रूस को? यूरिया का ज्वाइंट प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहली बात। फार्मास्यूटिकल पे उनका बहुत इंटरेस्ट है, आयुर्वेद में उनका बहुत इंटरेस्ट है, तो ये सब चीजें जो है वो हम उनको दे रहे हैं जो भारत से जाएगा। क्योंकि जो उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो वेस्ट गया वहां से कई बंद हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ लगाइए, और रशिया बहुत बड़ा फार्मास्यूटिक्स का बिजनेस व्यापार है इंडिया में। तो मुझे लगता है कि वी आर गिविंग देम, जो फार्मास्यूटिकल वाला है वो हमें डिफेंस दे रहे हैं। देखिए दिक्कत ये है कि भारत और रशिया के बीच में व्यापार वाकई में बहुत ही संकुचित है अभी तक। जो भी उसका वॉल्यूम मुझे $1 बिलियन में तो नहीं पता है, मगर वो जो मेन होता है वो सिर्फ डिफेंस में होता है। वो अभी मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2022 से पहले तक हमारा मुश्किल से $8 बिलियन या 10 बिलियन $12 बिलियन के आसपास का एनुअल ट्रेड था। वो जब मोदी जी ने तेल खरीदना शुरू किया तो वो $72 बिलियन में चला गया था 3 साल में।
तो इसको ये लोग $100 बिलियन करना चाह रहे हैं। रशियंस आर हार्ड टू ट्रेड विद। मैं कई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में गया जहां पे कि ये बात हुई है कि भाई इंडिया एंड रशिया को अपना मार्केट खोलना चाहिए ताकि ये इजी हो सके, इंडियंस आके वहां ट्रेड करें। तो 100 बिलियन ट्रेड को करने की बातचीत की गई है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया डिफेंस में ऑफर किया जा रहा है Su-57 जो कि उनकी एडवांस फाइटर जेट है। सुखोई 30 ऑलरेडी हमारे पास है एडवांस में, क्योंकि हमने सुखोई के बाद राफेल लिया था। उसके बाद कई मिसाइलें वो ऑफर कर रहे हैं, एंटी रडार सिस्टम S-500 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने ऑफर किया है। सो देयर आर मेनी थिंग्स डिफेंस, बट इस बार डिफेंस के अलावा और भी क्षेत्रों पे जो है वो देने की बातचीत हुई है। और अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि भारत क्या दे सकता है, तो दो चीज जो भारत दे सकता है, क्वालिटी स्टूडेंट, और क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ड्विंडल कर रही है, और दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स। बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा जी, बड़ी ज़बरदस्त जानकारियाँ और बड़े अच्छे आपने विचार और महत्वपूर्ण बातें की हैं। आपका हमारे साथ आज जुड़ने का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।